स्टार्ट कर रहा हूं मैं फिर से। तो देखो मैं कह रहा हूं कि एक टॉपिक आज हमें सीखना है, इनपुट और आउटपुट जीएसटी में। अब इनपुट आउटपुट क्यों सीखना है? टैली करने से पहले ये चीज आपको आनी चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। तो थोड़ा बहुत आज समझा देता हूँ, सारी चीजें सिंपल है, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग करने में। तो आ जाओ, इनपुट आउटपुट क्या होता है वो बताने से पहले एक कहानी सुनाता हूँ आपको, और वो कहानी सुनते हुए आपको सब कुछ क्लियर होते रहेगा। चलो मान लेते हैं कि मेरा एक लड़का है सोनू नाम का, ये बिजनेस करता है, ये सोनू नाम का लड़का है, बिजनेस करता है। क्या करता है ये? सामान खरीदता है और बेचता है, यही इसका बिजनेस है। क्या खरीदता है ये? मान लेते हैं एक टीवी खरीदता है, टीवी नहीं रखते, मोबाइल रखते हैं। तो मोबाइल है, मोबाइल खरीदता है, और मान लेते हैं कविता नाम की लड़की है, उससे खरीदता है, इसकी भी दुकान है, कविता की कोई दुकान है, इससे मोबाइल खरीदता है और फिर अपनी इसकी खुद की शॉप है उस पर रख लेता है और आगे बेचता है। ऐसा ही होता है नॉर्मली, भाई आप खरीदते हो कोई सामान और फिर बेचते हो। नॉर्मली ट्रेडिंग का बिजनेस इसी को बोलते हैं, खरीदना और फिर उसी चीज को थोड़ा सा महंगा करके बेचना। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल के लिए लेके चलता हूँ कि ये जो सोनू है ये कविता से यही मोबाइल 10,000 में खरीदता है। ये कविता के पास जाता है, कहता है कविता जी वो 10,000 वाला मोबाइल दे दो। अच्छा पहले एक बात बता दूं, अभी जीएसटी नहीं है मार्केट में, दुनिया में जीएसटी नहीं है। मान लो आप मान लो इंडिया में जीएसटी नहीं है अभी, या ये बंदा जीएसटी नहीं लगाता। तो अभी ये क्या किया, इसने गया कविता के पास, 10,000 का फोन खरीदा, अपनी दुकान पे रखा, और अब इस फोन को बेचेगा 12,000 रुपए में। जो भी आता है इसकी दुकान पे, मान लेते हैं एक लड़का आता है अमर नाम का, तो अमर नाम का लड़का आके इसको बोलता है कि भैया एक मोबाइल दिखा दो। ये दिखाता है, ये रहा मोबाइल। ये कहता है कितने का? बोलता है 12,000 रुपए का, और ये आगे इसको सेल कर देता है कितने में? 12,000 रुपए में। यानी खरीदा 10 में, बेचा 12 में। बताओ एक मोबाइल बेच के ये कितना प्रॉफिट कमाता है? आप बोलोगे प्रॉफिट निकालना बड़ा आसान है। आप सबसे पहले देखो कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो सेल बता दो 12,000, और खरीदा इसने था, परचेज किया था 10,000 में, तो इसका कितने का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे? 2,000 का। आप बोलोगे ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। ये लड़का अपनी जिंदगी बड़े ऐशो आराम से जी रहा था, हर एक मोबाइल पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा था। ये पॉइंट समझ आ गया? चलो अब बात करते हैं, मान लेते हैं अब गवर्नमेंट आई और गवर्नमेंट ने बोला आज से जीएसटी लगेगा हर मोबाइल पे। अगर आज से आपने कभी भी मोबाइल खरीदा या बेचा तो उस पर जीएसटी आएगा, और वो भी कितना? 18%। मान लेते हैं गवर्नमेंट ने बोल दिया आज से मोबाइल कोई भी इंडिया में बेचेगा तो फिर कितना टैक्स देना पड़ेगा? 18% जीएसटी देना पड़ेगा। समझ आ गया? अब बताओ सोनू को दिक्कत हुई, और मान लेते हैं सोनू की पहचान है, थोड़ा सा मोदी जी से पहचान है। सोनू दौड़ते हुए गया मोदी जी के पास, और मोदी जी को जाके बोलता है कि मोदी जी एक बात बताओ, आप तो जीएसटी ले आए, मेरे को तो बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले मेरे को अच्छा खासा, मैं एक मोबाइल को खरीदता था और बेचता था, 2,000 रुपए का प्रॉफिट होता था। अब आप जीएसटी ले आए तो मेरे को तो दिक्कत हो जाएगी। तो मोदी जी ने इसको समझाया, देखो भाई पहली बात तो दुकानदार को जीएसटी से नुकसान नहीं होता, दुकानदार को जीएसटी से कोई नुकसान नहीं होता। पहले भी आप 2,000 कमाते थे और अभी भी आप कितना कमाओगे? 2,000। अब बोला है सोनू, बोला मैं कम पढ़ा लिखा हूँ मोदी जी, मेरे को ये सब समझ नहीं आता। मोदी जी ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप जाओ अपना बिजनेस करो और देखते हैं कितना प्रॉफिट होता है आपको। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फिर से यही काम हो गया। अब मान लेते हैं आफ्टर जीएसटी, अब मैं जीएसटी के बाद की बात कर रहा हूँ। सोनू जो है ये अभी भी जाएगा कविता जी के पास, और कविता जी को जाके क्या बोलेगा कि मुझे ना वो 10,000 वाला फोन दे दो, ऐसे ही बोलेगा। वो जो मैं 10,000 वाला फोन हमेशा लेके जाता हूँ वो मुझे दे दो। बट कविता अब कितने में बेचेगी इसको? कविता कहेगी सर 10,000 का फोन प्लस गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि जीएसटी भी लगाना है 18%, यानी 1,800 रुपए और जोड़ो, तो टोटल आप मुझे 11,800 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? 11,800। अब एक बात बताओ, सोनू तुरंत बोला मोदी जी को फोन करके, मान लेते हैं इसकी पहचान है, तो मोदी जी को फोन, मोदी जी आप कह रहे थे मेरा कोई नुकसान नहीं है, देखो जो फोन मुझे 10,000 का मिल रहा था, मुझे कितने का मिल रहा है? 11,800 का, 1,800 मैं फालतू दे रहा हूं। अच्छा फिर इसने पूछा कविता से कि कविता जी ये जो मैं 1,800 फालतू दे रहा हूँ ये आप रखोगे, आप पार्टी करोगे इस पैसे का? तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ 10,000 रखूंगी। पहले मैं कितना रखती थी इस फोन का? 10,000, और अभी भी मैं इस फोन का कितना रखूंगी? 10,000। तो इसने पूछा फिर 1,800, इसने बोला ये तो टैक्स है ना, ये मैं आपसे लूंगी और गवर्नमेंट को पहुंचा दूंगी। यानी ये 1,800 रुपए कविता क्या करेगी बताओ? गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देगी, अपने पास कितना रखेगी? सिर्फ 10,000। अब एक बात बताओ, मैंने बोला मोदी जी आपने तो मेरे से 1,800 ले लिए क्योंकि मैंने कविता को दिया, और कविता ने आगे किसको दे दिया होगा? आपको दे दिया होगा, तो आपके पास 1,800 पहुंच गए। और आप क्या कह रहे थे? दुकानदार का कोई नुकसान नहीं है, मैं दुकानदार ही तो हूँ, और मेरा तो 1,800 का सीधा नुकसान हो गया। मोदी जी ने बोला अरे यार टेंशन क्यों ले रहा है,
एक काम कर, लिख ले कि तेरे पैसे मेरे पास आ गए। अगर कुछ खरीदा और खरीदते समय तूने टैक्स दिया, खरीदा कोई सामान और खरीदते समय तूने मुझे टैक्स दिया, मुझे क्या, तूने तो दुकानदार को दिया और दुकानदार के पास से कहां पहुंच गया, मेरे पास। तो एक काम कर, नोट तो कर सकता है, नोट कर ले कि तूने मेरे को 1800 रुपए दे दिए टैक्स। इसने बोला ठीक है भाई, सोनू ने बोला ठीक है मैंने नोट कर लिया। अब नोट करने के लिए इसको जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं इनपुट। क्या वर्ड यूज करते हैं, इनपुट। अब आप बोलोगे ये क्या है, अभी चलो आगे चल के समझते हैं। मान लो कि आपने कोई सामान जो पहले आपको 10,000 का मिल जाता था, मैं दुकानदार के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, दुकानदार को जो सामान पहले 10,000 का मिल जाता था अब मिल रहा है 11,800 का। तो जो 1800 रुपए उसने फालतू दिए हैं वो क्या कह रहा है कि ये मैं मोदी जी के पास पहुंच गए, तो इसे बोलूंगा इनपुट। आपने एक्स्ट्रा पैसे दिए, समझ आ गया। चलो अभी आप बोलोगे कि अभी चीजें क्लियर नहीं हुई, आगे बताओ, पूरी कहानी खत्म करते हैं फिर आपको क्लियर होगी सारी चीजें। अब ध्यान से सुनो। अब सोनू आगे क्या करेगा, अपनी दुकान पे लगा देगा फोन लाके लगा दिया और अब बेचना शुरू कर दिया। अब ये जो उस टाइम पे अमर आया था ना 12,000 का फोन लेके, अमर बोला कि चल ना, अपने अपने एक दोस्त को बोला कि चल चल एक बढ़िया सा फोन दिलाता हूँ 12,000 में। तो अमर और अमर का दोस्त आया तुरंत, अमर का फ्रेंड, दोनों आके बोल रहे हैं कि भैया भैया वो 12,000 वाला फोन दे दो। अब बताओ सोनू क्या 12,000 में बेचेगा। अब सोनू क्या कहेगा, देख भाई फोन तो मैं पहले भी 12,000 में बेचता था और अभी भी कितने में बेचूंगा, 12,000 में, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है, इस पे क्या लगाओ, जीएसटी 18%। अच्छा कितना होगा 18% जीएसटी, 2160 रुपए। तो अब ये बोलेगा अब आप फोन कितने का दे दो, 14,160। यानी ये अब अमर के फ्रेंड को कितने में फोन बेचने वाला है, 14,160 रुपए में 12,000 का फोन और 2160 रुपए इस पे क्या लगा, जीएसटी। अच्छा अब एक बात बताओ, अब ये अमर बोलेगा भैया आप तो ठग रहे हो, आपने मेरे को 12,000 का दिया था और मेरे दोस्त को कितने का दे रहे हो, 14,160। अब सोनू इसको समझाएगा, देख भाई ये जो पैसे है ना, ये पैसे, ये 12,000, ये तो मैं अपने पास रखूंगा, पहले भी तेरे पैसे कितने रखा था मैंने अपने पास, 12,000, अभी भी कितने रखूंगा, 12,000। ये जो 2160 है ये मैं अपने पास रख ही नहीं सकता, मुझे कहां जमा कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। मुझे कहां जमा कराना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। मान लेते हैं जैसे आपने बोला ये 2160 तो मैं रखूंगा ही नहीं, मैं तो गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा। वैसे ही गवर्नमेंट का कोई अधिकारी गेट के बाहर से जा रहा था और जैसे ही जा रहा था वो उसने गेट खटखटाया, बोला हाँ भाई कहाँ जमा करना है ये पैसा। तो मैंने बोला, ये सोनू ने बोला भाई गवर्नमेंट को जमा करना है 2160। इसी टाइम पे वो बोलेगा गवर्नमेंट तो हम ही है, हम ही जमा करा दो, पहुंचा देते हैं। कुछ बात समझ आ रही है। यानी आप जब भी किसी को कोई सामान बेचते हो और उस पर जो भी टैक्स लेते हो तो वो टैक्स आप रख सकते हो या आपको गवर्नमेंट को जमा करना होता है, जमा करना होता है। ये बात अभी तक क्लियर हो रही है। अच्छा अब ध्यान से सुनो, लेकिन जैसे ही मेरे को बोल रहा है 2160 जमा करो, दुकानदार को बोल रहा है, दुकानदार ये नहीं बोलेगा कि एक बात बताओ सर पहले 1800 दे चुका हूं मैं, जब मैं सामान खरीदने गया था तो मैंने 1800 दिए थे फालतू, और वो कहां पहुंच गए होंगे, गवर्नमेंट के पास। तो मैंने 1800 पहले दे दिया है, तो क्या बोलेंगे गवर्नमेंट, कहेगी कोई बात नहीं आपने 1800 दे दिया ना, आप एक काम करो, इसे बोलते क्या है, आप एक काम करो 2160 आपको देना है गवर्नमेंट को, जिसमें से 1800 तो आपने पहले दे दिया है, तो आप उसे घटाओ और बचा कितना 360, ये तो पे कर दो। कुछ समझ आया। अब आप बोलोगे यार थोड़ा थोड़ा समझ आया, एक बार एक्सप्लेन करो डिटेल में, ध्यान से सुनो। अब इस चीज को मैं बहुत आसान आसान भाषा में बोलूंगा, आप अच्छे से समझना इस बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, गवर्नमेंट क्या कहती है, आप जब भी खरीदने जाओगे, दुकानदार के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं, दुकानदार यानी बिजनेसमैन के हिसाब से, जब भी कोई सामान खरीदने जाएगा इसको फालतू पैसा देना पड़ेगा। फालतू पैसा क्यों भाई, जो सामान 10,000 का मिलना था वो कितने का मिल रहा है, 11,800। तो जो 1800 फालतू दिया, गवर्नमेंट कहती है नोट कर लो ना भाई, आप तो दुकानदार हो, आपने फालतू पैसा दिया तो लिख लो उसे, उसे क्या बोलोगे, इनपुट। जब भी आप फालतू पैसा दोगे तो उसे क्या बोलोगे, इनपुट। सेम इसी तरह जब आप आगे सामान बेचोगे तो आप फालतू पैसा लोगे ना किसी से, जैसे आपको कितने लेना चाहिए था 12,000, बट आपने ले कितना लिया 14,160, तो आपने कितने फालतू पैसे ले लिए ग्राहक से, 2160 रुपए, और इसे क्या बोलोगे आप, आउटपुट। तो एक सिंपल वर्ड में मैं बोल रहा हूं, जब आप फालतू पैसा दोगे किसी को खरीदते समय कोई भी सामान, तो क्या बोलोगे, वो क्या है, इनपुट। फालतू पैसा मतलब टैक्स का पैसा। और अगर आप किसी से ले रहे हो फालतू का पैसा, फालतू का मतलब आपको तो 12,000 ही लेने थे, लेकिन आपने ले कितने लिए 14,160, तो जो 2160 आपने एक्स्ट्रा लिया उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट। आउटपुट को आप रख नहीं सकते अपने पास, जो भी आपने 2160 फालतू लिया है किसी से वो आप रख नहीं सकते। लेकिन एक बात बताओ, आपको गवर्नमेंट को उतना ही तो देना चाहिए, 2160 गवर्नमेंट को देना चाहिए आपको, लेकिन गवर्नमेंट क्या कह रही है, 1800 तो आपने पहले दे दिया ना, आपने नोट करके रखा था कि आपने 1800 तो पहले दे दिया था, तो 1800 घटा के बाकी का पैसा हमें दे दो। भाई आपने किसी से फालतू सामान बेचते समय फालतू कितना लिया, 2160,
और आपने हमें कितना फालतू पहुंचा दिया है 1800, तो बाकी बचा कितना 360 रुपए, वो हमें पे कर दो। अब आप बोलोगे सिंपल इक्वेशन बताओ, सिंपल इक्वेशन ये है कि हर महीने आपको आउटपुट देखना है, कितना आउटपुट है और कितना इनपुट है। आउटपुट कैसे निकलेगा, जब आप बेचते समय फालतू पैसा लोगे ग्राहक से, टैक्स का पैसा लोगे ग्राहक से। और इनपुट कैसे निकलेगा, जब आप खरीदते समय फालतू पैसा दोगे। और सिंपल टैक्स कितना पे करना पड़ेगा आपको, आउटपुट में से इनपुट घटा दो, जो बचा वो गवर्नमेंट के पास पहुंचा दो। तो ऐसे केस में आपकी जेब से कितने रुपए जाएंगे, 360 रुपए गवर्नमेंट के पास जाएंगे। समझ आ गया। अब आप बोलोगे कि चलो देखते हैं इसका प्रॉफिट कितना हुआ। इसका प्रॉफिट अभी भी, पहले 2000 था प्रॉफिट, अभी भी देखें जरा 2000 है प्रॉफिट। कैसे निकालते थे प्रॉफिट, बताया था कैसे निकालते थे आप देखो कितने रुपए में सेल कर रहा है, सेल कितने में कर रहा है बताओ जरा, 14160, 14160 में सेल कर रहा है, माइनस परचेज कितने में कर रहा है, परचेज का ये रहा 11000, ये रहा 11800, तो खरीद रहा है 11800 में। तो जो प्रॉफिट हुआ इसे घटाओ, ये आ गया 2360 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 2360 रुपए। लेकिन क्या सारा प्रॉफिट रख लिया या इसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को जमा करना पड़ा, माइनस आपको टैक्स कितना जमा करना पड़ा 360, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा 2000 रुपए। पहले भी आप कितना कमाते थे बिना जीएसटी के 2000, जीएसटी आने के बाद भी आप कितना कमाओगे 2000। आपका कोई नुकसान है एज ए दुकानदार, दुकानदार का कोई नुकसान है, दुकानदार को कोई फर्क पड़ेगा कि जीएसटी आए या नहीं आए, दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जीएसटी आए और चाहे ना आए। जीएसटी नहीं रहता तब भी 2000 कमा रहा था, और जीएसटी है तो भी 2000 कमा रहा है। हाँ, एक थोड़ा सा प्रॉब्लम किसको है, देखो किसको प्रॉब्लम है, अमर को। जो अमर पहले वही फोन कितने में खरीद ले रहा था 12000 में, अब अमर कितने में वही फोन खरीद रहा है 14160। तो जो 2160 रुपए का फालतू जो अमर की जेब से गया वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। तो दुकानदार को कोई फर्क नहीं पड़ता जीएसटी आने से नहीं आने से। समझ आया। लेकिन एक चीज है, पहले सोनू अकेले दुकान चला लेता होगा, बट अब सोनू अकेले दुकान नहीं चला पाएगा, क्योंकि इसको इनपुट और आउटपुट हिसाब रखने वाला कोई बंदा चाहिए, एक अकाउंटेंट एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है भाई। एक बात बताओ, सोनू पूरे महीने एक ही चीज खरीदता होगा क्या, ऐसी 100 चीज खरीदता होगा। और जब जब खरीदेगा, जब जब क्या आएगा इनपुट, जब जब खरीदेगा, जब भी कोई सामान खरीदेगा तो आएगा क्या इनपुट, और उसको नोट करके रखेगा। समझ आया। अच्छा, फिर जब जब कोई चीज बेचेगा तो क्या आएगा आउटपुट, उसको भी नोट करके रखेगा, क्योंकि टैक्स पे करना है। और एक बात बता दूं, आगे चल के वैसे डिटेल में बताऊंगा, बट अभी समझा दूं, जीएसटी में हर महीने टैक्स की पेमेंट करनी होती है आपको। जब आप टैक्स की पेमेंट करते हो तो कैसे करोगे, आप अपने पूरे महीने का आउटपुट निकालोगे और पूरे महीने का क्या निकालोगे इनपुट निकालोगे। आउटपुट में से इनपुट घटाओ, जो बचा वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दो। समझ आ गया। तो ये काम करने के लिए आपको एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा। बस दिक्कत यही आई, सोनू की प्रॉब्लम एक छोटी सी ये बढ़ गई कि भाई अब इसको आउटपुट का भी हिसाब रखना पड़ेगा और इनपुट का भी हिसाब रखना पड़ेगा, और हर महीने गवर्नमेंट को जितना टैक्स बनता है वो पे करना पड़ेगा। बस एक काम बढ़ा नॉर्मली। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, देखो गवर्नमेंट को फायदा है क्योंकि गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स मिलेगा। दूसरा आपका फायदा है, आप अकाउंटेंट बन रहे हो तो आपका ही काम आएगा भैया। एक रोजगार पैदा हुआ ना, अकाउंटेंट बनना तभी तो पैदा हुआ। अगर टैक्स ही नहीं होता तो कौन फिर अकाउंटेंट को कौन हायर करता। तो बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, और भी काम होता है अकाउंटेंट, ऐसा नहीं है सिर्फ टैक्स वाला ही काम है, प्रॉफिट निकालना और भी बहुत सारी चीजें हैं। बट आपको जॉब करते समय क्या करना है, देखो ध्यान से सुनना ये बात। आप जब कहीं जॉब करने जाओगे तो आपको क्या क्या काम करना है नॉर्मली, मैं नॉर्मली कह रहा हूं। नॉर्मली क्या करना है भाई, कोई भी बिजनेसमैन कुछ ना कुछ खरीद रहा होगा, और एक बार खरीद रहा होगा, 2 बार खरीद रहा होगा या 100 बार खरीद रहा होगा। भाई एक महीने में हो सकता है 1000 परचेज करे वो। समझ आ गया। और जब जब वो परचेज करेगा तो तब तब टैक्स देगा। भाई जब भी आप कोई सामान खरीदोगे तो टैक्स दोगे, और उस टैक्स को बोला क्या जाएगा इनपुट। उस टैक्स को क्या बोला जाएगा इनपुट। ये दिमाग में बिठा के चल लो, जब भी आप खरीदोगे और खरीदते समय एक्स्ट्रा टैक्स दोगे तो क्या बोला जाएगा इनपुट। और अकाउंटेंट का यही काम है, इनपुट का हिसाब लगाना पहले तो। दूसरी चीज, अब वो दुकानदार सेल भी तो करेगा, सिर्फ बेच खरीदेगा ही क्या भाई, वो दुकानदार सेल भी करेगा। तो जब वो दुकानदार सेल करेगा तो सेल करने पे भी आप टैक्स लोगे फालतू, और उस टैक्स को क्या बोलोगे आउटपुट। तो सेल करते समय जो टैक्स आएगा वो आएगा आउटपुट। और आपका क्या काम है, हर महीने का पहले तो ये हिसाब लगाना कि कितना इनपुट आ रहा है और कितना आउटपुट आ रहा है। एक एग्जांपल के लिए बोलता हूं, मान लेते हैं 10,000 इनपुट आ रहा है और 12,000 आउटपुट आ रहा है। तो पहले तो आप हिसाब लगाओगे पूरे महीने का। अब जब ये महीना खत्म हो गया,
तो आप क्या करोगे, जीएसटी की रिटर्न फाइल करोगे। अब रिटर्न कैसे फाइल की जाती है वो सब तो हम पूरा सीखेंगे ना धीरे धीरे, बट रिटर्न फाइल करने में आपको क्या करना होता है, भाई मेरा आउटपुट इतना है और मेरा इनपुट इतना है, तो मेरे को जो टैक्स पे करना है वो कितना पे करना है बताओ, मुझे जो टैक्स पे करना है वो करना है 2000 रुपए, और आप 2000 का टैक्स गवर्नमेंट को पे करो। तो मेनली आपको सीखना यही है पूरा। अगर मैं सिर्फ जीएसटी पर्सपेक्टिव से बात करूं तो जीएसटी पर्सपेक्टिव से बस इतना ही सीखना है आपको कि आप कब कब खरीदोगे, खरीदना और इनपुट का हिसाब कैसे रखोगे, ठीक है, कब कब बेचोगे और आउटपुट का हिसाब कैसे रखोगे। और उसके बाद टोटल 3 रिटर्न, मेन रिटर्न होती है, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2, 2A 2B होती है इसमें, और जीएसटीआर 3B। तो ये कैसे कैसे फाइल करनी है, एक में आप अपना आउटपुट बताओगे, एक में आप अपना इनपुट बताओगे गवर्नमेंट को, और एक में आप टैक्स पे करोगे। तो इस तरीके की 3 रिटर्न होती है। तो अगर जीएसटी पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं बोलूं बस इतना ही काम है आपका जीएसटी पर्सपेक्टिव से, यानी पहले समझना है अच्छे से कि क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, फिर कैसे कैसे करते हैं उसको, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, हिसाब कैसे बनाते हैं, रिटर्न कैसे बनाते हैं, गवर्नमेंट को अपडेट कैसे करते हैं। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो क्या होता है इनपुट, क्या होता है आउटपुट, क्लियर है? या पहले तो अगर अभी भी कोई डाउट है छोटे मोटे तो पूछ सकते हो। आओ कह रहे हो एक बार रिवीजन ही करा दो ना, जो जो बोला आपने, मैंने जो जो बोला वो सब कुछ लिख दिया है मैंने। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो जरा, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कंसेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। पहले तो समझ लो, जब भी आप खरीदोगे तो हमेशा क्या आएगा, इनपुट। खरीदते समय हमेशा इनपुट आएगा, और जब भी आप बेचोगे तो क्या आएगा, आउटपुट। क्लियर हो गया? जब भी आप खरीदोगे इनपुट, और जब भी आप बेचोगे आउटपुट। क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, जब टैक्स पे कर रहे हो, अगर मैंने ऐसा सामान खरीदा, अब वो चलो ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आपको बेसिक समझ आना चाहिए। खरीदते समय इनपुट, जो भी टैक्स आप पे कर रहे हो, और बेचते समय आउटपुट। और बात आती है जीएसटी पेमेंट कितनी करनी है मुझे, तो बहुत सिंपल रख रहे हैं इस चीजों को। आउटपुट सीजीएसटी में से आप इनपुट सीजीएसटी घटा, मतलब सीजीएसटी में गलती से बोल दिया जीएसटी, आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी घटाओगे, और जो बचेगा वो आपको टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। क्लियर है ये पॉइंट? अब एग्जाम्पल जो मैंने बताया सेम वही एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। जब आप जीएसटी के बिना काम करोगे, जीएसटी के बिना आप इस लड़की से खरीदते थे 10,000 में, और इस लड़के को बेचते थे फोन 12,000 रुपए में, दिख रहा है? अच्छा, तो प्रॉफिट कितना होता था भाई, सेल 12 का, परचेज 10 का, तो प्रॉफिट हुआ 2,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है या इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? अब बात करते हैं विद जीएसटी। जीएसटी आने के साथ दुकानदार को क्या फर्क पड़ा, देखो। अब दुकानदार जब खरीदेगा तो वो कितना रुपए देगा, 10,000 प्लस 1800 टैक्स, और इस 1800 को बोलेगा क्या, खरीदते समय जो देगा क्या बोलेगा, इनपुट। कौन सा इनपुट है? जब भी खरीदते समय कोई टैक्स देगा तो उसे बोल देगा इनपुट है मेरा। समझ आ गया? क्लियर है ये पॉइंट? सेम इसी तरह जब ये लेकर आता है फोन और बेचेगा आगे, तो कितने में बेचता था पहले, 12 में, अभी भी बेच कितने में रहा है, 12 में, लेकिन इस बार बेचते समय टैक्स लगाएगा, और वो जो टैक्स लगाएगा इसको क्या बोलेगा, आउटपुट। क्लियर है ये पॉइंट? जो खरीदते समय टैक्स लगाओगे इनपुट, और बेचते समय टैक्स लगाओगे आउटपुट, और फिर अल्टीमेटली क्या होगा बताओ, जीएसटी पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी आपको, सिंपल टैक्स कितना पे करना होता है, आउटपुट में से इनपुट घटा दो, जो आपका बचा इतना गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दो। क्लियर है ये पॉइंट? चलो अब बात करते हैं क्या इस बिजनेसमैन का इससे लॉस हो रहा है। देखो, सेल 14,160, परचेज 11,800, तो भाई प्रॉफिट हो रहा था, वही एग्जांपल लिया जो अभी आपको समझाया था, 2360 का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन 360 तो टैक्स पे करने पड़ गए, तो अल्टीमेटली प्रॉफिट कितना हुआ, 2,000 रुपए का, और वही प्रॉफिट पहले हो रहा था। समझ आ गया? बस काम क्या बढ़ा इसका, एक अकाउंटेंट रखना पड़ेगा जो ये सारी चीजें मैनेज कर सके, आउटपुट का हिसाब रख सके और इनपुट का हिसाब रख सके। तो दुकानदार का एक काम बढ़ गया। ठीक है? अच्छा, ग्राहक को क्या फर्क पड़ रहा है भाई, ग्राहक पहले कितना देता था, 12,000 उस फोन के लिए, अब कितना दे रहा है, 14,160, तो 2,160 रुपए ग्राहक फालतू दे रहा है। अब आप बोलोगे फालतू दे रहा है, भाई फालतू अल्टीमेटली नहीं दे रहा है, क्योंकि ये घूम के कहीं ना कहीं इसी के यूज के लिए लगेगा। जो भी आप टैक्स देते हो आज, वो कहीं ना कहीं घूम के आपके लिए ही लगते हैं। जो सड़क बन रही है या कुछ भी हो रहा है, या गवर्नमेंट, जैसे अभी इसरो ने चंद्रयान 3 भेजा, तो वो सारे आपके पैसे ही थे, तो कहीं ना कहीं आपके पैसे ही घूम के लग रहे हैं गवर्नमेंट में। समझ आ गया? तो इसीलिए जीएसटी से बचना नहीं चाहिए, भगना नहीं चाहिए। अब जीएसटी में आओ, अब दुकानदार हो तो आपका कोई नुकसान नहीं है। समझ आ गया? और जब आप जॉब करोगे तो आपको किसके लिए जॉब करना है, दुकानदार के लिए, और दुकानदार का काम क्या रहेगा, आउटपुट और इनपुट। आप उसके लिए आउटपुट निकालो, आप उसके लिए इनपुट निकालो, और गवर्नमेंट का जितना टैक्स बनता है वो पे करो। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है या कोई डाउट है? बोलो भाई, क्लियर है? चलो एक एक एग्जांपल देता हूं आपको,
और आप मुझे बताना जरा इसमें आपको कितना टैक्स पे करना है, ठीक है? बताऊं? चलो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, सिंपल रखते हैं चीजों को। मान लेते हैं कि मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने ना कुछ परचेज किया है। मैंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है और इस पे जो टैक्स था वो 18% था, ठीक है? और फिर मैंने और क्या किया, मैंने 2 लाख रुपए का और गुड्स परचेज किया, इस पे भी जो टैक्स था वो 18% था, ठीक है? इस महीने मैंने 2 बार खरीदा सामान। अब जब मैंने सेल किया, ध्यान से सुनना, जब मैंने सेल किया है तो मैंने 20,000 रुपए का सबसे पहले सेल किया गुड्स, और इस पे भी टैक्स कितना था, 18%। फिर मैंने 30,000 का सेल किया गुड्स, इस पे भी टैक्स कितना था, 18%। और फिर मैंने 4 लाख रुपए का गुड्स सेल किया और इस पे भी मान लेते हैं टैक्स था 18%। एक बात और बता दूं, 18% जो टैक्स है इसके से अलग है, इससे ज्यादा है। मतलब जैसे 1 लाख का सामान बेचा तो टैक्स होगा 1 लाख का 18%, 18,000। समझ आ गया? यानी खरीदते समय मैं दुकानदार को कितना दूंगा, 1,18,000। ये पहले तो पॉइंट बताओ, ये चीजें क्लियर हुई? अब आप बोलो मुझे बस इतना बताओ, ये मान लेते हैं अप्रैल मंथ की बात है, तो अप्रैल मंथ में इसका इनपुट कितना है ये बताओ, इसका आउटपुट कितना है ये बताओ, और इसको टैक्स कितना पे करना है ये बताओ। 1 मिनट का काम है, फटाफट बताओ मुझे। आप चाहो तो कैलकुलेटर यूज करो आराम से, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट बताना है। पहले तो ये बताओ इनपुट कितना है, फिर आप बताओ आउटपुट कितना है, और फिर बताओ टैक्स कितना पे करना है। जल्दी बताओ। ये हर महीने, अच्छा ये अभी तो मैंने जो आपको काम दिया है यहाँ पे आप देख रहे हो 2 ही परचेज है और 3 ही सेल है, बट जब जॉब करने जाओगे वहां पे 2 परचेज और 3 ही सेल होगी। भाई वहां हो सकता है 100 परचेज हो और 200 सेल हो, तो आपको 100 परचेज का इनपुट देखना पड़ेगा और 200 सेल का आउटपुट देखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कॉपी पे निकालेंगे, नहीं भाई कॉपी पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, टैली सिखाऊंगा ना इसीलिए आपको। तो टैली पे आपको क्या करना होगा, सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री, उसके साथ इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके साथ अपने आप टैक्स बन जाएगा। ठीक है, एक बार मैं कर देता हूँ सॉल्यूशन, एक बार देख लो, नजर मार लो क्या कह रहा हूं मैं। जब आपने कुछ खरीदा, पहली बार खरीदा 1 लाख का सामान, उस पर 18% टैक्स दिया, तो जो 18,000 का आपने टैक्स दिया ये इनपुट हो गया पहली बार खरीदने पे। और जब आपने दूसरी बार खरीदा 2 लाख का सामान, इस पे आपने 18% टैक्स यानी 36,000 का टैक्स दिया होगा, ऐसा ही होगा। तो आपने टोटल कितने रुपए दे दिए हैं, 54,000, और इसे क्या बोलते हो आप, इनपुट। क्लियर है? सेम इसी तरह जब आप बेचोगे तो बेचते समय आप फालतू पैसा लोगे सामने वाले से, तो जो 20,000 का आपने बेचा 18% यानी 3600 रुपए, एक तो ये फालतू ले लिया होगा आपने। सेम इसी तरह 30,000 का 18% कितना आपने लिया होगा, 5400। और सेम इसी तरह 4 लाख का 18% कितना आपने लिया होगा, 72,000। समझ आ रहा है? और ये तीनों क्या है बताओ जरा, आउटपुट। खरीदते समय इनपुट और बेचते समय आउटपुट। तो जरा बताओ इसका टोटल कितना आ रहा है, 81,000। तो आउटपुट आपका आ गया 81,000। क्लियर है? तो अगर आपको हर महीने का इनपुट पता चल गया और आउटपुट पता चल गया तो बचा क्या बताओ, टैक्स। कितना होगा टैक्स, आउटपुट में से इनपुट घटा दो तो कितना आ जाएगा टैक्स पेमेंट, 27,000। समझ आ गया? ये पॉइंट क्लियर है या कोई डाउट है? ठीक है, और ये हर महीने करना है जब आप जॉब करने जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि इस तरीके से करना है, ये तो मैं अभी कॉपी पे बता रहा हूँ, बट आपको जॉब करते समय ये सारी चीजें टैली पे करनी है। तो कैसे कैसे करना है वो सारी चीजें हम सीखेंगे अपना 6 महीने में, हम तो बहुत सारी चीज सीखेंगे। टैली तो टैली पहले खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी खत्म हो जाएगा, फिर जीएसटी की जो रिटर्न्स भरनी है आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई कैसे आप गवर्नमेंट को बताओगे मेरा इतना आउटपुट है, वो बताना पड़ेगा ना आपको गवर्नमेंट को। सेम इसी तरह आप गवर्नमेंट को कैसे बताओगे कि मेरा इतना इनपुट है, और सेम इसी तरह आपको कितना टैक्स जो बन रहा है वो कैसे पे करोगे, ये सारी चीजें मुझे आपको सिखानी है। तो आपको पहले टैली आ जाएगा, फिर आपको जीएसटी आ जाएगा और जीएसटी की रिटर्न्स आ जाएंगी। उसके बाद जो अगला काम होगा आपका वो कौन सा होगा, इनकम टैक्स, टीडीएस, वो कैसे करेंगे वो भी चीजें सीखेंगे हम धीरे धीरे। समझ आ गया? तो आने को आपको सारा कुछ आना है, पर शुरुआत एकदम स्लो स्लो और आसान से करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं आपको, जहां पे आप मुझे आउटपुट और इनपुट बता दो तो मैं समझ जाऊंगा। चलो आपको आ गया बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से ड्राफ्ट करता हूँ, आप मुझे बताना। चलो मान लेते हैं कि मैं एक फर्नीचर का बिजनेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, सामान खरीदता हूँ, फर्नीचर बनाता हूँ और बेच देता हूँ। ठीक है, मेरा यही काम है।
मान लेते हैं मैंने क्या किया, सबसे पहले परचेज किया, मैं इस महीने का हिसाब बता रहा हूँ, इस महीने मैंने 20 केजी वुड परचेज किया। वुड तो समझ आता है सबको, लकड़ी। 20 केजी लकड़ी खरीदा और 1 केजी लकड़ी का रेट 100 रुपए। अब कोई मेरे से ये मत लड़ाई करने लग जाना कि भैया इस रेट का नहीं चल रहा, आप तो सस्ता बेच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप बस क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 20 केजी वुड खरीदा 1000 रुपए पर केजी, पर केजी के हिसाब से 1 केजी का रेट है 1000 रुपए। और इस पे जो टैक्स है ना, इस पे जो टैक्स है लकड़ी पे, मान लेते हैं 12%। ध्यान रखना, मैं कह रहा हूँ मान लेते हैं, कहीं आप कल को लड़ाई करने लग जाओ भैया लकड़ी पे 12 नहीं है ये रेट है। आप चुपचाप क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, ठीक है। तो मैंने क्या खरीदा, वुड खरीदा 1000 रुपए के हिसाब से, 12% इस पे मैंने टैक्स दिया होगा खरीदते समय, ठीक है। वुड खरीदने के बाद मैंने मान लेते हैं फेविकॉल भी खरीदा, लकड़ी बना रहा हूं ना तो फेविकॉल भी खरीदूंगा, और मान लेते हैं फेविकॉल खरीद लिया 100 केजी, और कितने रुपए के हिसाब से, 200 रुपए पर केजी के हिसाब से। और मान लेते हैं इस पे जो टैक्स रेट है वो 18%। तो अभी तक आपने 2 सामान खरीदा है, और फिर आपने एक चीज और खरीद लिया। अब और क्या लग सकता है लकड़ी को बनाने में, मतलब कुर्सी बनाने में और क्या लग सकता है, कील वगैरह लगती है। चलो अदर आइटम भी मैं कुछ ले रहा हूं, अदर आइटम भी आपने कुछ परचेस किया। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे कपड़ा हो सकता है, कपड़ा भी लगता है कुर्सियों पे अगर गद्दे वाली कुर्सी बना रहे हो तो, और बहुत सारी चीज हो सकती है। आप मान के चलो, सारा मैं कैलकुलेट करके बोल रहा हूं कि आपने 5000 रुपए का और सामान खरीद लिया, और इस पे भी जो टैक्स था वो कितना था, मान लेते हैं इस पे जो टैक्स था वो 5% था। समझ आ गया। तो आपने ये 3 सामान खरीदा है, ठीक है। खरीदने के बाद अब आप लकड़ी बना रहे हो, मतलब लकड़ी नहीं, आप जो भी बना रहे हो, कुर्सियां बना रहे हो, और कुर्सियां बना के आपने बेच दी। कितनी कुर्सी आपने बनाई, मान लेते हैं आपने इससे 40 चेयर बनाई है, इस 20 40, ये ना इसको 50,000 रुपए रख रहा हूं मैं, अदर आइटम जो है ना वो 50,000 रुपए रख रहा हूँ, ये 5,000 नहीं है, 50,000 रुपए। फिर आपने 40 चेयर बनाई, और 40 चेयर को आपने 4,000 रुपए के हिसाब से पर चेयर, पर चेयर का रेट 4,000 था, आपने सेल कर दिया। और जो जीएसटी इस पे लिया आपने, वो लिया मान लेते हैं 18%। अब मुझे आपको 3 चीजें बतानी है। सबसे पहला इनपुट कितना आया, दूसरा आउटपुट कितना आया, और तीसरा आप टैक्स कितना पे करोगे। फटाफट बताओ। ध्यान रखना, मैंने टैक्स रेट हर जगह अलग अलग लिखा है। हो सकता है कि लकड़ी का टैक्स अलग हो, चेयर का टैक्स अलग हो, फेविकॉल का टैक्स अलग हो। तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको अच्छे से मैनेज करना है। ये 50,000 रुपए है, ये वाला, ये 50,000 है। फटाफट करके बताओ। चलो चेक करते हैं कौन क्या बता रहा है। इधर देखो, आ जाओ फटाफट, मुझे कैलकुलेट करने दो, मतलब आप ही कैलकुलेट करो, मुझे बताते जाओ। इधर ये क्या सामान था बताओ, कितने का था, 20,000 रुपए का सामान, और उस पर टैक्स कितना था, 12%। मतलब टैक्स कितना आएगा बताओ जरा, 2400 का एक आपका इनपुट। अच्छा, दूसरा इसमें कितने का सामान हुआ, इसमें भी 20,000 का सामान है, और जो टैक्स है वो कितना है, 18% है, तो कितना आ जाएगा, 3600। बताओ। और तीसरा बताओ जरा, तीसरा आपने 50,000 का सामान खरीदा, 5% टैक्स यानी 2500। तो ये तो आपका आ गया इनपुट। कितना आया बताओ जरा जोड़ के टोटल, 8,500 का इनपुट आ गया। क्लियर है ये पॉइंट, ये तो सबको आ रहा होगा, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये तो मैथ है, ये तो मेरे को पूछना भी नहीं चाहिए था। ये जो हम क्वेश्चन देते हैं वो असाइनमेंट पे देते हैं। जब भी अभी मैं आपको असाइनमेंट दूंगा तो उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूँ, जिसको आपको सॉल्व करना है और करना है हर चीजें, और प्रैक्टिस के लिए भी कई सारी चीजें मैं दूंगा। तो वहां पे एक बात बताओ, मुझे वहां पे ये करवाना था, मुझे तो करवाना भी नहीं था, मैंने कहा कि चलो चेक करते हैं, और इतना स्लो करोगे तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा फास्ट करो। चलो इधर बताओ, इधर कितने रुपए का सेल हो गई है, बोलो बोलो। 1,60,000 की सेल है, इस पे 18% टैक्स है, तो कितना आएगा, 28,800। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, 28,800 आउटपुट। ये क्लियर है, मोस्टली का यही आ रहा था। अब आउटपुट में से इनपुट घटा दो, जो बचा टैक्स पे कर दो, बताओ कितना, 20,300 टैक्स पेमेंट करनी है।
क्लियर है या कोई डाउट है अभी भी? अब तो क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे 7-8 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, थोड़े से टफ, थोड़े से घुमा फिरा के, लेकिन वो सारे आपको मिलेंगे असाइनमेंट में। यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लास में मेरा काम रहेगा आपको कॉन्सेप्ट समझाना। उसके बाद फिर मैं आपको हर क्लास का, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे असाइनमेंट मिलेंगे, वो असाइनमेंट सॉल्व करना रहेगा। साथ में आपके आसपास बहुत सारे लैपटॉप आपको दिख रहे हैं, उन लैपटॉप पे, टैली पे भी ये सारी चीजें करनी होंगी, तब जाके बात बनेगी। ठीक है? बैठे बैठे अगर आप सोचो सुनते सुनते सब कुछ आ जाएगा, तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। सुनने के बाद फिर उसको करना है, तब जाके बात बनेगी। चलो हम आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और बताते हैं, आज की क्लास ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। आप बताओ, अभी तक आपको कुछ समझ आ गया होगा, टैक्स कौन पे करता है, हु इज लाइबल टू पे। अब आप बोलोगे बात क्या कर रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। मैं बात कर रहा हूं, जो सामान बेचता है उसे बोलते हैं सप्लायर, और जो सामान खरीदता है उसे क्या बोलते हैं, रेसिपिएंट। अच्छा, आपने क्या क्या वर्ड बोला होगा, सेलर और बायर। ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, सेलर और बायर। लेकिन जब जीएसटी की बात आती है तो सप्लायर बोला जाता है जो सामान बेच रहा है, या फिर गुड्स सप्लाई कर रहा है, या सर्विस भी दे रहा है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, सप्लायर, और आप मेरी सर्विस ले रहे हो तो आप क्या हो गए, रेसिपिएंट। तो पहले तो ये वर्ड दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सप्लायर और रेसिपिएंट। अब इन दोनों में से टैक्स कौन गवर्नमेंट के पास जमा कराता है, ये बताओ। मतलब किसकी लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की? आप बोलोगे बहुत आसान है, आज तक मैं तो बायर ही बना हूं, मैं तो सप्लायर बना नहीं। बट आज तक मैं तो जमा कराने गया ही नहीं। हमारा काम क्या होता है, बायर का काम क्या होता है, वो कुछ भी सामान खरीदता है, सप्लायर को दे देता है, यानी सेलर को दे देता है। ऐसा ही होता है। मान लेते हैं मैंने लैपटॉप खरीदा, तो 30,000 का लैपटॉप, उस पर मान लेते हैं 5400 टैक्स, तो मैंने तो सीधा दुकानदार को 35,400 दे दिया, मैंने तो सोचा भी नहीं। अब उसमें से वो कितना रखेगा, 30,000, और 5,400 जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास। अच्छा हाँ, वो हर महीने आउटपुट इनपुट निकाल के जो बचेगा वो जमा कराएगा। अब तो ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। लेकिन एक बात बताओ, आप क्या ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, हमेशा तो सैलरी जमा करता है टैक्स? लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपने आज तक देखा है वो क्या देखा है बताओ। टोटल 3 चीज हमें पढ़ना है, हु इज लाइबल टू पे टैक्स, और आपने अधिकतर आज तक जो भी देखा है वो देखा है एफसीएम। एफसीएम का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। टोटल 3 चीज होता है, एफसीएम, आरसीएम और ईसीओ। ईसीओ मैं अभी नहीं कह रहा कि अभी बताऊंगा, देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो आज लगता है कि बता सकता हूं तो आज बताऊंगा, नहीं तो आज एफसीएम और आरसीएम बताता हूं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, क्या ये इंटरव्यू में पूछी जाती है, एफसीएम आरसीएम? हाँ, एफसीएम और आरसीएम दोनों इंटरव्यू में पूछा जाता है। यहां तक कि जब मैं अपना पहला इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे आरसीएम पूछा गया था। अब आप कहोगे कि भाई आपने 2017 के बाद इंटरव्यू दिया क्या, 2017 में जीएसटी आया था। तो मैं एक बार बता दूं, जीएसटी से पहले सर्विस टैक्स हुआ करता था, और हमें तो सर्विस टैक्स तब पढ़ना होता था, तो सर्विस टैक्स में भी आरसीएम होता था, तो वो इंटरव्यू में पूछा जाता है। और आपने देखा होगा कई बार 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, वो एक तो कॉपी पकड़ा देंगे आपको, पेज, आप जैसे जाओगे वहां पे एक पेज पकड़ा दिया जाएगा, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे, उनका आपको जवाब देना होगा लिखे, रिटन। सबसे पहले आपका रिज्यूम उनके पास पहुंच जाएगा, उन्होंने रिज्यूम देख लिया, और सबको जितने भी आए होंगे, पता है आपको, एक पोस्ट होती है, मेरे पास एक अकाउंटेंट रखना है तो मैं 10 लोगों को इंटरव्यू पे बुलाता हूँ, देखा है ना आपने ये बात। 10 लोग आएंगे, मान लेते हैं आप 10 लोग आए हुए हो, और मैंने आपको सबको एक एक पेपर दे दिया कि ये लो, इसको सॉल्व करो, इसको लिखो, इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो उसमें कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे उसमें ऐसा क्वेश्चन होता है, एफसीएम क्या होता है, आरसीएम क्या होता है, तो वैसे का उसको आपको जवाब देना होता है। समझ आ गया? उसके बाद जाके आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ये मैं 15,000 की जॉब के लिए नहीं कह रहा, ऐसा तो बहुत कम होगा 15,000 की जॉब के लिए, 20,000 की जॉब के लिए। नॉर्मली आप अकाउंटेंट बनने जाओगे तो अच्छी जॉब ही आप ढूंढोगे, चाहे 6 महीने बाद ढूंढो, और चाहे 1 साल बाद ढूंढो, और चाहे 2 साल बाद, कभी ना कभी तो आप अच्छी जगह जाओगे। तो जब आप अच्छी जगह जाओगे तो वहां पे आपका रिटर्न इंटरव्यू होगा, फिर हो सकता है एक सामने सामने इंटरव्यू हो, फिर हो सकता है एक और फेस हो, तो दो दो तीन तीन फेस में इंटरव्यू होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको रिटर्न भी आनी चाहिए और सामने बोलना भी आना चाहिए। अच्छा, क्या बहुत मुश्किल मुश्किल चीजें पूछी जाती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने आपको बता दिया आप समझ लो सारी चीजें उसके अंदर ही आएंगी, उसके बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है? अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, कौन टैक्स पे करता है। तो अभी तक आपने यही देखा होगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आपने अपनी जिंदगी में अभी तक क्या देखा है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। सिंपल समझते हैं, ये सेलर है, सप्लायर, और ये कौन है, रेसिपिएंट। रेसिपिएंट यानी खरीदने वाला। तो सेलर के पास क्या करता है, सेलर बिल बनाता है ऐसे ही 1,000 रुपए का, टैक्स 180, और टोटल दे देता है 1180 का बिल सामने वाले को। और बायर चुपचाप क्या करता है, 1180 दे देता है। और दुकानदार क्या करता है, ये दुकानदार क्या करता है बताओ, 1,000 अपने पास रख लेता है और 180 टैक्स जमा कराता है। ऐसे ही होता है, यही अभी तक समझाया। और यानी कि सप्लायर की ड्यूटी होती है टैक्स को जमा कराने की गवर्नमेंट के पास। ये कौन से केस में है,
एफसीएम, और ये सिंपल है और सबसे ज्यादा यही होता है पूरे इंडिया में, सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो क्या है, एफसीएम हमेशा। और आपने एफसीएम ही देखा होगा, आप चुपचाप दुकानदार को देके चले आते हो, ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी आरसीएम भी लगता है। आरसीएम मतलब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, खरीदने वाले को टैक्स जमा कराना है। अब आप बोलोगे यार ये बात तो समझ नहीं, खरीदने वाले को क्यों टैक्स जमा कराना पड़ सकता है? देखो ध्यान से सुनना, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लेता हूँ। इस एग्जांपल को पहले यहां समझते हैं। देखो एक बात ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि ये फार्मर है, ठीक है, एक फार्मर है जो काजू उगाता है, एक फार्मर काजू उगाता है खूब सारे, और काजू उगा के क्या करता है, बेचता है। और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है उसकी बहुत बड़ी सी, ये क्या करता है, इस किसान से काजू लेके, काजू खरीदता है रॉ काजू, उसको पैक करता है और पैक करके बेच देता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट को क्या लग रहा था, भाई ये तो बहुत सारे बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है यही कर रहे होंगे, छोटे लोगों से सामान खरीद के बेचते हैं, ऐसा ही होता है। अच्छा सिर्फ यही केस नहीं, बहुत सारे ऐसे केस होंगे, लेकिन मैं अभी ये वाला केस आपको समझा रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना, फार्मर क्या करेगा, मान लेते हैं फार्मर ने इसको 10 लाख रुपए के काजू बेचे, तो फार्मर क्या करेगा, एक किसान क्या करेगा, पहली बात तो मैं एक बात बता दूं, किसानों पे इनकम टैक्स वगैरह भी नहीं लगता, आपको पता है अगर आपने सुना हो तो। और ऐसे ही कई सारी चीजें जीएसटी में भी किसानों के ऊपर एग्जेम्प्ट है, मैं डिटेल में बाद में समझेंगे उसके बारे में, अभी मैं डिटेल नहीं समझ रहा। अभी हमारा जो फोकस है वो आरसीएम के ऊपर फोकस है कि आरसीएम क्या होता है। तो आप ये मत बोलना कि नहीं भैया इस वाले रूल पे तो नहीं लगता है, ऐसा कुछ, हमें बस सिर्फ क्या समझना है, आरसीएम क्या होता है। तो आरसीएम को समझना ध्यान से, उसके लिए मैं एक कहानी बता रहा हूँ, कहानी को समझते हैं। तो ये किसान क्या करता है, काजू उगाता है और काजू उगा के बिजनेसमैन को बेच देता है। मान लेते हैं 10 लाख का काजू है, तो किसान क्या करेगा, चुपचाप 10 लाख रुपए का बिल बनाएगा, ऐसा ही होगा। बल्कि किसान तो बिल भी नहीं बनाते, वो क्या कहते हैं, भाई ये 10 लाख का सामान रख लो और हमें 10 लाख रुपए दे दो, बात खत्म। समझ आ गया? अब मान लेते हैं गवर्नमेंट का क्या प्लान था कि काजू पे 5% टैक्स लेना है, लेकिन कई रीजन से नहीं ले पा रहे। पहली बात तो फार्मर भाई गरीब इंसान होगा, या फिर वो क्या कर रहा है, खेती कर रहा है, खेती से टैक्स नहीं लेते, तो इसकी वजह से चलो मान लेते हैं यहाँ पे बच गया। दूसरा गवर्नमेंट क्या, अगर मान लेते हैं गवर्नमेंट कह भी रही है कि भाई टैक्स लेंगे हम, तो ये जो किसान है बेचने वाला, ये क्या कर रहा है, ये 20 लाख से कम की सेल कर रहा होगा या 40 लाख से कम की सेल कर रहा होगा, तो वैसे भी बच जाएगा, जीएसटी नंबर नहीं लेगा और टैक्स नहीं देगा। समझ आ गया? गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया, जहां पे इस बंदे से टैक्स ना मिल सके वहां किसको पकड़ो, खरीदने वाले को। देखो जहां पे बेचने वाला टैक्स दे सकता है वहां बेचने वाले को पकड़ लिया गवर्नमेंट ने, और जहां पे खरीदने वाला टैक्स दे सकता है वहां पे किसको पकड़ लिया, खरीदने वाले को। इस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, अगर आप काजू बेच रहे हो तो आप क्या करो, 10 लाख का बेचो। और अच्छा एक और बात सुनते हैं, 10 लाख का बेचो और चुपचाप दे दो इसको। और बिजनेसमैन क्या करेगा, बिजनेसमैन क्या करेगा, इसको परचेज करने के साथ, अच्छा किसान क्या करेगा, बिल बनाएगा 10 लाख का और लिख देगा टैक्स इज अंडर आरसीएम। टैक्स क्या है, आरसीएम में, आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मतलब मुझे टैक्स नहीं देना। तो खरीदने वाले की जिम्मेदारी आ जाएगी, पहले तो वो खरीदेगा 10 लाख का सामान और फिर इस पे कैलकुलेट करेगा कि टैक्स कितना बनता है। तो इस पे जब अगर ये कैलकुलेट करेगा तो टैक्स बनता है, मान लेते हैं 10 लाख का 5% 50,000, तो ये क्या करेगा, 50,000 गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। समझ आ गया? गवर्नमेंट को पैसे से मतलब है, एफसीएम में बेचने वाला देता है और आरसीएम में खरीदने वाला देता है। कुछ बात समझ आई? अब आप बोलोगे भाई और भी कुछ हो सकता है क्या, यही एक तरीका है। इसको थोड़ा सा और समझाने के लिए मैं थोड़ा सा दूसरी तरीके से लेता हूँ इसको। पहले तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, होता क्या है, आरसीएम का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम का मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है पहले तो समझो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो बेच रहा है वो टैक्स नहीं देगा। अच्छा कब कब लगाया गया, कि किस किस चीजों पे लगाया गया, वो मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। अभी हमें बस हल्का सा समझना है कि आरसीएम होता क्या है। ऐसे केस में क्या होता है, जो बेच रहा है वो टैक्स नहीं देता, वो चुपचाप बिल बना देगा, 10 लाख का सामान है, 10 लाख का बिल बनाएगा। अच्छा नॉर्मल केस में क्या होता था बताओ जरा, अगर मान लेते हैं इस काजू पे एफसीएम होता, ध्यान से सुनना, काजू पे एफसीएम होता, एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, किसान क्या करता, बिल कितने का बनाता, 10 लाख का, इस पे टैक्स कितना लगाता, 50,000, और बिल कितने का बन जाता, 10 लाख 50,000, और ये किसको दे देता बिल, बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन की क्या जिम्मेदारी होती है बताओ, बिजनेसमैन किसान को देता 10 लाख 50,000 रुपए, बिजनेसमैन का काम खत्म। अच्छा किसान अपने पास कितना रखता, 10 लाख, और 50,000 गवर्नमेंट को जमा कराता, ऐसा ही होता है। लेकिन जब आरसीएम आ गया, आरसीएम आ गया तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, किसान भाई आप परेशान क्यों हो रहे हो, आप चुपचाप क्या करो, 10 लाख का बिल बना दो और लिख दो नीचे टैक्स इज अंडर आरसीएम, टैक्स इज अंडर आरसीएम, बस। अब चुपचाप क्या करो, इसको पकड़ा दो बिल। अच्छा ये बंदा कितना दे देगा आपको, 10 लाख, और 50,000 ये खुद जमा करा देगा।
अच्छा तीनों केस में देखो किसान का कोई नुकसान है? किसान को पहले कितने मिलने थे? 10-50 मिलने थे। अगर एफसीएम में होता तो कितने मिलते इसको? एफसीएम में होता किसान तो मिलते 10-50, उसमें से रखता 10 लाख, 50,000 जमा कराता। अच्छा आरसीएम में है तो कितने मिल रहे हैं? 10 लाख पूरे रखने हैं, तो किसान को तो पहले भी 10 लाख बचने थे और अभी भी 10 लाख बच रहे हैं। अच्छा बिजनेसमैन की बात करो तो बिजनेसमैन को कितना? पहले भी 10-50 देने थे और अभी भी 10-50 दे रहा है। 10 किसान को दे रहा है और 50,000 गवर्नमेंट को दे रहा है, तो किसान की बिजनेसमैन की जेब से तो उतना ही जा रहा है। अच्छा तीसरी बात, गवर्नमेंट को पहले भी 50,000 ही मिलने थे और अभी भी कितने मिल रहे हैं? 50,000 ही। तो तीनों में से किसी का भी नुकसान नहीं है। हाँ किसान का थोड़ा सा फायदा ये हो गया, किसान को ना इनपुट का हिसाब रखना है ना आउटपुट का हिसाब रखना है, किसान बच गया। अच्छा ये ऐसा नहीं है कि किसानों पे ये रूल लगाया गया है, मैं एक बात बता रहा हूँ, किसानों पे रूल नहीं लगाया गया, बल्कि कुछ गुड्स पे और कुछ सर्विस पे ये रूल लगाया गया है। कुछ गुड्स पे, यानी ये गुड्स बेचोगे तो आरसीएम आएगा, या ये सर्विस दोगे तो आरसीएम लगेगा। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? गवर्नमेंट का फायदा ये होता था, गवर्नमेंट बस देखती थी कि कौन दे सकता है, अगर बेचने वाला दे सकता है इससे ले लो, अगर खरीदने वाला दे सकता है तो इससे ले लो। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं? एक और एग्जांपल देता हूं आपको और इससे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनना। मान लेते हैं आपने मैगी खाई है बचपन में कभी? बोलोगे बचपन की क्या बात कर रहे हो, अभी भी खाते हैं मैगी। एक बार बताओ, मैगी खाते हो आप तो आपने सुना है कभी मैगी बैन हो गया था बीच में? पहले तो बताओ मैगी किसकी कंपनी है? नेस्ले कंपनी है जो मेन है, वो मैगी बनाती है और इंडिया में बेचती है। अच्छा बैन हो गई थी, कोई बताएगा किस लिए बैन हो गया था? बताओ, पता है किसी को बैन हुआ था ये क्यों? बोलो भाई। सॉरी, देखो बैन क्यों हुआ था मैं बताता हूं आपको। नेस्ले के जो मैगी वाला प्रोडक्ट था उसके अंदर ना लेड टाइप का एक प्रोडक्ट पाया गया था, हो सकता है मैं गलत हूं बट जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। लेड टाइप का एक प्रोडक्ट पाया जाता था जिसकी क्वांटिटी थी 2%, मतलब 2% लेड होता था। लेड क्या होता है? कैंसर को लीड करता है। अच्छा तो 2% जो लेड होता था वो इंडिया में अलाउड नहीं है किसी चीजों पे, तो 2% लेड की वजह से कैंसर होता है और बच्चे खाते हैं। अब आप बोलोगे फिर तो बीड़ी सिगरेट भी बिकनी चाहिए, या बीड़ी सिगरेट को बैन क्यों नहीं कर देते? क्योंकि वो बच्चे नहीं खाते, वो क्या खाते हैं? बड़े लोग, और बड़े लोग अपनी मर्जी से खाते हैं। बट मैगी तो छोटे छोटे बच्चों को भी खिला रहे हो ना, 5 साल के बच्चे को मैगी खिला रहे हो और उनको पता भी नहीं है कि इससे कैंसर होता है। तो इसी वजह से मैगी को क्या कर दिया गया? तुरंत बैन। अब जैसे ही बैन हुई मैगी, आपको पता है नेस्ले को पूरे मार्केट से मैगी उठानी पड़ी, जितनी भी मार्केट में उनकी मैगी गई हुई थी उनको उठानी पड़ी। अच्छा उठाने के बाद इन्होंने क्या किया? ये सारी मैगी उस कंट्री में भेज दिया जिस कंट्री में 2% अलाउड है, तो इनका कोई अल्टीमेटली नुकसान नहीं हुआ। तो मान लेते हैं एक सिंपल सा ऐसे ही मैं रफली बोल रहा हूँ, मान लेते हैं ब्राजील में अलाउड है 2%, तो ये क्या करेंगे? यहाँ से उठा के ब्राजील में भेज देंगे, वहां बेचेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इंडिया का इतना बड़ा मार्केट उनके हाथ से निकल गया था। अब इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई इसको हम निकलने नहीं देंगे, हम नए प्रोडक्ट लेकर आते हैं और उस पे जो लेड की मात्रा होगी वो 1% रखते हैं। भाई जो इंडिया में अलाउड है 1% लेड अलाउड है तो 1% रखेंगे, और वो ले आए। अच्छा एक बात बताओ, अब ले आए तो मैगी ऐसे ही बेचना शुरू कर देंगे और चिल्लाएंगे 1% लेड 1% लेड, अब तो ले लो, ऐसा तो बोल नहीं सकते। अच्छा मार्केट में ला भी नहीं सकते, अब लेकिन लाना था इनको, तो आप बताओ कैसे जाएंगे ये? आप बोलोगे कोर्ट में जाएंगे, ऐसा थोड़ा ना मोदी जी के घर पे मोदी जी अब तो 1% वाला कर दिया, बेच दूं कल से, मोदी जी कहेंगे अच्छा चल ठीक है बेच, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया? कोर्ट में गए एक एडवोकेट को पकड़ा। अब मान लेते हैं आपको पता है ना एडवोकेट, एडवोकेट को पकड़ा, एडवोकेट से बोला भाई साहब आप मेरे से कुछ भी पैसे ले लो, मैं ऐसे ही रफली बोल रहा हूँ, मान लेते हैं एडवोकेट ने बोल दिया 1 करोड़ रुपए दे देना, 1 करोड़ रुपए दे देना, मैं आपका केस लड़ लेता हूँ और केस लड़ने के बाद आपको जिता देता हूँ और आपका जो प्रोडक्ट है इंडिया में दोबारा बिकने लगेगा, और आपको पता अब बिक रहा है मैगी, तो इसका मतलब उनका एडवोकेट ने इनको केस जिता दिया और अब इस टाइम पे मार्केट में बिक रहा है। लेकिन एक बात बताओ, ये हो गई नेस्ले कंपनी, ये हो गया एडवोकेट, ठीक है? इन दोनों में से बताओ सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? इनमें से किसी एक ने केस लड़ा ना भाई, मैंने ये एडवोकेट ने इनके लिए सर्विस दी है ना, केस लड़ा और केस लड़के जिताया, उसके बदले पैसे मांग रहा है 1 करोड़ रुपए। बताओ इसमें सप्लायर कौन है और रेसिपिएंट कौन है? आप बोलोगे सिंपल सी बात है, ये एडवोकेट जो है ये सप्लायर हो गया और ये जो रेसिपिएंट हो गया ये नेस्ले हो गया, ऐसा ही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लेते हैं, ध्यान से सुनना, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एफसीएम होता तो क्या बनता बताओ जरा? एफसीएम होता तो क्या होता? एडवोकेट कैसे बिल बनाता है? एक बात और बता दूं, एडवोकेट की सर्विस पे मान लेते हैं 18% टैक्स है, मैं हमेशा बोल रहा हूँ मान लेते हैं, कहीं आप कल को लड़ाई करने लोग 18 नहीं है, 5 है, 5 12 है, ठीक है? मान लेते हैं 18% इस पे सर्विस टैक्स है, इन जीएसटी है, तो क्या करेंगे बताओ? एडवोकेट क्या करेगा? बिल बनाएगा। कितने का बिल बनाएगा बताओ जरा? 1 करोड़ प्लस 5%
जीएसटी, सॉरी 18% जीएसटी, 18 लाख रुपए का, और कितना ले लेगा, 1 करोड़ 18 लाख रुपए, ऐसे ही होगा, 1.18 करोड़ रुपए ले लेगा, 1 करोड़ 18 लाख सामने वाले से ले लेगा। नेस्ले इसको दे देगा 1 करोड़ 18 लाख, इसमें से एडवोकेट कितना रखेगा अपने पास, 1 करोड़, और 18 लाख गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। ये होता है एफसीएम। लेकिन ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोचा, या तो एडवोकेट को इज्जत दे रहे थे वो इस वजह से, या फिर उनको लग रहा था कि यार एडवोकेट चोरी कर लेंगे, मुझे नहीं लगता कि चोरी कर लेंगे, इस वजह से इनको लग रहा था क्या कि एडवोकेट को इज्जत देनी है, एडवोकेट होते हैं बहुत, इनको इज्जत देनी है, इनको टैक्स नहीं जमा करवाएंगे हम, या फिर उनको डर लग रहा होगा, किसी भी रीजन से इन्होंने बोल दिया एडवोकेट से अगर कोई सर्विस लेता है तो आरसीएम लगेगा। क्या लगेगा, आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब कोई भी रीजन हो सकता है, देखो इसमें मुझे नहीं पता क्यों गवर्नमेंट ने इस पे आरसीएम लगा दिया, बट जहां तक है गवर्नमेंट को लग रहा होगा एडवोकेट थोड़े से ज्यादा दिमाग वाले होते हैं, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं टैक्स बचा लेंगे, तो बेटर क्या है कि हम क्या कर लेते हैं, इसको रिवर्स चार्ज लगा देते हैं। भाई दुकानदार इसको तो देना पड़ेगा, नेस्ले वाले को तो देना पड़ेगा, तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया एडवोकेट को, भाई आप चुपचाप बिल बनाओ 1 करोड़ का। एडवोकेट क्या करेगा, 1 करोड़ का बिल बनाएगा और इसको पकड़ा देगा नेस्ले को, और लिख क्या देगा सीधा उस पे, टैक्स इज अंडर आरसीएम, बस बात खत्म। भाई इसका एडवोकेट का काम खत्म, एडवोकेट कह रहा है मेरे को 1 करोड़ दो, मैं रखूंगा, बस मेरा काम खत्म। अब नेस्ले को क्या करना पड़ेगा, 1 करोड़ इसको दे, और फिर इस पे आरसीएम रिवर्स चार्ज कैलकुलेट करें, और फिर क्या करेगा, आरसीएम रिवर्स चार्ज कैलकुलेट करके 18 लाख रुपए खुद से गवर्नमेंट के पास जमा कराएगा। समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ, 18 लाख रुपए फिर नेस्ले खुद से जमा कराएगी। अच्छा इसमें बताओ किसका नुकसान है, एडवोकेट को पहले भी 1 करोड़ मिलने थे और अभी भी कितने मिल रहे हैं, 1 करोड़। अच्छा रेसिपिएंट की बात करूं, नेस्ले को पहले भी 1 करोड़ 18 लाख देने थे और अभी भी कितना दे रही है, 1 करोड़ 18 लाख, बस 1 करोड़ एडवोकेट को दे रही है, 18 लाख गवर्नमेंट को दे रही है। अच्छा तीसरी बात, गवर्नमेंट को पहले भी 18 लाख मिलने थे और अभी भी 18 लाख मिल रहे हैं, तो कहीं पे भी किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, हर एक को फायदा है। लेकिन गवर्नमेंट ना बहुत दिमाग लगाती है, गवर्नमेंट ये सोचती है जो आपने आज तक जो भी सामान खरीदा होगा वो सारा एफसीएम में होगा, आप चुपचाप दुकानदार को देते हो, अगर गवर्नमेंट आप में आरसीएम लगा देती तो आप टैक्स जमा कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने 99% चीजों पे क्या लगा रखा है, एफसीएम। मतलब इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो क्या होता है, एफसीएम। आप खरीदने वाला चुपचाप दुकानदार को देगा, दुकानदार जमा करेगा। लेकिन कुछ जगह पे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, आरसीएम। अब आरसीएम क्या सारी जगह पे नहीं लगा है, नहीं, कुछ गुड्स पे लगा है, कुछ सर्विस पे लगा है। कौन कौन से गुड्स हैं, भाई बहुत सारे ऐसे गुड्स हैं, लगभग 10-15 गुड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा कभी आगे चल के, अभी नहीं। इन गुड्स को अगर आप बेचते हो तो आरसीएम लगेगा और खरीदने वाले को टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया। कुछ गवर्नमेंट ने सर्विस दे रखी है, जिनमें से एक तो आपको बताई दिया एडवोकेट की सर्विस, कुछ और भी सर्विस है, जैसे इनमें से एक सर्विस होती है, याद है ट्रांसपोर्टर, नहीं याद होगा, मैंने आपको कभी बताया नहीं। ट्रांसपोर्टर होता है, कुछ ट्रांसपोर्टर तो समझते हो ना, जो जिनके पास गाड़ी होती है, वो आपका माल लोड करेंगे, यहाँ से वहां पहुंचाएंगे, तो गवर्नमेंट ने उन उसकी सर्विस पे भी आरसीएम लगा दिया। क्या लगा दिया, आरसीएम। तो ऐसे ही कुछ गुड्स पे आरसीएम लग गया और कुछ सर्विस पे लग गया, ये फिक्स है कि इन पे ही लगेगा और किसी पे नहीं लगेगा। कुल मिला के 20-30 चीजें हैं जो आपको अच्छे से समझनी पड़ेंगी अगर आप इस लाइन में बहुत आगे जाना चाहते हो। अगर नहीं आगे जाना चाहते तो नॉर्मल सी बात है, आपको बस ये पता चल गया आरसीएम क्या होता है, बस इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा आरसीएम की एंट्री कैसे करते हैं वो मैं आगे चल के बताऊंगा। मतलब एंट्री, अगर आपने कोई सामान बेचा और उस पर आरसीएम है, रिवर्स चार्ज है, खरीदने वाला देगा टैक्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकता है, आपसे इंटरव्यू में ये पूछ सकता है कि भाई एफसीएम क्या होता है, आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है आरसीएम क्या होता है। एक बार अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेगा कोई, इसके आगे नहीं बता रहा, आज लास्ट है, ये क्लास खत्म हो जाएगी इसके बाद, आप बस मुझे बता दो क्या होता है एफसीएम, आरसीएम क्या होता है, एफसीएम लगता है, हाँ, वो उस पे आरसीएम हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आरसीएम की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, पहले ऐसे लाइन से बताना पड़ता है। आरसीएम क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम कब लगता है, गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स और कुछ सर्विस को नोटिफाई कर रखा है कि भाई अगर आप ये गुड्स बेच रहे हो या आप ये सर्विस बेच रहे हो तो ऐसे केस में आपको रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज नाम से लग रहा है उल्टा हो गया, खरीदने वाला टैक्स पे करेगा, तो खरीदने वाला खुद से टैक्स पे कर देगा गवर्नमेंट के पास। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म नॉर्मल केस होता है, सबसे ज्यादा यही यूज होता है। आपको क्या करना होता है, खरीदने वाला चुपचाप पैसा देता है और बेचने वाला क्या करता है, उसको टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करता है। अच्छा फोटो से याद रह जाएगा आपको, ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मैंने आपको दिखा दिया था, और ये होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। पढ़ लेते हैं जरा एक बार, बस खत्म करते हैं इसको। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, भाई जैसे ये सेलर है कविता और ये बायर है पवन। अब क्या कर रहा है, सेलर ने
पवन को भेज दिया, और सेलर सीधा बिल बना देगा 1,000 रुपए का बस, और लिख देगा टैक्स इज अंडर आरसीएम, बस इसमें कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बायर इसको सिर्फ कितना देगा, 1,000, और इस पे जो भी टैक्स बनता है वो बायर खुद से जमा कराएगा गवर्नमेंट के पास। और यहाँ पे लिख भी रखा है इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू डिपॉजिट टैक्स, लेकिन आपको बायर वर्ड नहीं यूज करना आगे चल के, आपको कौन सा वर्ड यूज करना है, रेसिपिएंट और सप्लायर। समझ आ गया? तो ऐसे करके धीरे धीरे हम बहुत सारी चीजें सीख लेंगे। अगली क्लास में मैं आपको देखो और भी चीजें हैं, जैसे ये आरसीएम वाला भी एक बार दिखा देता हूँ आपको फोटो, जो मैंने आपको वही एग्जांपल बताया। ये फार्मर है, ये बिजनेसमैन है, और ये क्या कर रहा है, काजू बेच रहा है, और ये सीधा बिल कितने का बन रहा है, 10 लाख का, और लिख देगा टैक्सेस पेएबल अंडर आरसीएम। और बाकी बिजनेसमैन को क्या करना पड़ेगा, 10 लाख देना पड़ेगा फार्मर को, और 5,000 रुपए गवर्नमेंट के पास जमा कराना पड़ेगा। समझ आ गया? अब एक ईसीओ मॉडल होता है जो मैं अभी नहीं समझा रहा, कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, आगे चल के समझेंगे। हमारा जो टारगेट है वो नेक्स्ट क्लास से हम टैली स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो सबसे पहले हम टैली के बारे में डिस्कस करेंगे, और टैली में क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, वो शुरू कर देंगे। अगली क्लास में जहां तक है मैं आपसे कुछ नहीं करवाऊंगा, या लास्ट में टाइम बचा तो करवाऊंगा, नहीं तो उसकी अगली क्लास में आपको प्रैक्टिकली काम करना पड़ेगा। जो भी मैं टैली में सिखाऊंगा उसको आपको प्रैक्टिकली करके देखना पड़ेगा कि आप वो सारी चीजें कर पा रहे हो कि नहीं। समझ आ गया? तो अभी आज क्लास ऑफ करते हैं, अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो, और कोई डाउट है तो फिर पूछ लो।